नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आज MPPSC के चैप्टर 2 में हैं और वहां हम आज पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का स्वाधीनता संग्राम में योगदान। ये यूनिट फर्स्ट का ही पोर्शन है, इतिहास का ये चैप्टर है और इसमें हमें आज मिलेंगे जानने को स्वाधीनता संग्राम में योगदान के बारे में। आइए इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सहायता से हम अपने नॉलेज को चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो सुनिए, स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की 82वीं पुण्यतिथि पर देश का पहला शहीद मंदिर मुरैना में स्थापित किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? मुरैना। मतलब देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो वो है मुरैना जिले में। और ये क्यों है? क्योंकि ये इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की 82वीं पुण्यतिथि पर देश का पहला शहीद मंदिर मुरैना में बनाया गया है। चरण पादुका गोलीकांड कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ छतरपुर के निकट। इसके बारे में जानिए। चरण पादुका गोलीकांड छतरपुर में अंग्रेजों ने भील पलटन से गोलियां चलवाकर व्यक्तियों को मार डाला। इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। यह गोलीकांड सन 1931 में हुआ था। अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो वो है 17 अंश 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 अंश 23 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 74 अंश 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 अंश 51 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 17.16 उत्तरी अक्षांश से 26 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 74 अंश 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 88 अंश 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य थी। विभाजन के बाद प्रदेश की स्थिति 21 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश हो गई है तथा 74 अंश 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 अंश 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक के मध्य हो गई है। तो अविभाजित थी तब उस समय 17 अंश 16 मिनट 26 अंश 30 मिनट से लेकर 74 अंश 9 मिनट से 88 अंश 48 मिनट थी और अब जो हो गई है वो 21 अंश 6 मिनट से लेकर 26 अंश 30 मिनट और अक्षांश और 74 अंश 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 अंश 48 मिनट पूर्वी देशांतर हो गई है। विदर्भ क्षेत्र जो कि अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है, पहले किस राज्य का भाग था? तो वो मध्य प्रदेश का था। विदर्भ क्षेत्र सन 1956 के पहले मध्य प्रदेश का भाग था जिसे 1956 पुनर्गठन स्वरूप तत्कालिक महाराष्ट्र राज्य में मिला दिया गया। तीन क्षेत्रों के रूप में विलय कर दिया गया था। वे क्षेत्र क्या थे? तो वो थे आपके मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल क्षेत्रों को मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया है। जबलपुर जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये है महाकौशल। जबलपुर जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है, महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता है और महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत अन्य जिले नरसिंहपुर, कटनी भी आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अलख जगाने के लिए किन वस्तुओं का प्रतीक चिन्ह बनाया गया? तो रोटी व कमल का फूल। ये जो है इसे एक छावनी से दूसरी छावनी तक पहुंचाकर तात्या टोपे और नाना साहब पेशवा ने विद्रोह का अलख जगाया था। शहादत खां एवं भागीरथ के नेतृत्व में किस स्थान पर विद्रोहियों ने सेना पर हमला बोला? तो वो था इंदौर सराफा। इंदौर के सराफा में शहादत खां और भागीरथ के नेतृत्व में विद्रोहियों ने सेना पर हमला बोल दिया था और इसे सराफा के गोलीकांड के नाम से जानते हैं। तो किसने करा था? शहादत खां और भागीरथ के नेतृत्व में विद्रोहियों ने सेना पर हमला बोल दिया था। ग्वालियर में सन 1857 का विद्रोह किस स्थिति में प्रारंभ हुआ? तो वो था 14 जून को लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में सन 1857 की क्रांति ग्वालियर से शुरू की गई। रानी लक्ष्मीबाई के विरोध में अंग्रेज शासक कौन था? तो हीरोज था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विरोध में अंग्रेज शासक हीरोज ने कमान संभाली और ग्वालियर के पास झांसी की रानी को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। झांसी की रानी कहाँ की शासिका थी? तो वो थी झांसी की। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की शासिका थी। उनका विवाह महाराज गंगाधर राव से हुआ था और उनकी मृत्यु के पश्चात रानी लक्ष्मीबाई ने शासन संभाला था।
निम्न में से किस स्थान पर सेना ने कैदियों की सहायता से अपने स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? तो वो है मंडलेश्वर। मंडलेश्वर नामक स्थान पर सन 1857 की क्रांति के समय सैनिकों ने कैदियों की सहायता से अपने को स्वतंत्र होने की घोषणा की और इस घटना में बंगाल रेजिमेंट ने बेंजामिन हैंसर मारे गए थे। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह किया? तो वो भीमा नायक। सेंधवा में भीमाजी नायक के नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और 2 अप्रैल सन 1869 को सतपुड़ा के घने जंगलों में झोपड़ियों में सोते हुए भीमा नायक को अंग्रेजी सिपाहियों ने पकड़ लिया था। मंडला जिले की किस रियासत की रानी अवंतीबाई थी? तो वो थी रामगढ़ की। रानी अवंतीबाई मंडला जिले की रामगढ़ रियासत की रानी थी और इनका जन्म 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले में हुआ था। रानी अवंतीबाई ने किस अंग्रेज शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो वो थे वार्डन। रानी अवंतीबाई ने वार्डन अंग्रेज शासक के विरुद्ध युद्ध करते हुए रामगढ़ की ओर कूच किया और रानी अवंतीबाई छापामार युद्ध पद्धति के द्वारा युद्ध करने में माहिर थीं। वीरांगना अवंतीबाई कैसे शहीद हुई? तो अपनी अंगरक्षिका की कटार अपनी छाती में घोंपकर उन्होंने अपने आप को अपनी जान दी। देवहारगढ़ के जंगलों में अंग्रेजों से चारों तरफ घिर जाने के बाद अपनी अंगरक्षिका की कटार अपनी छाती में घोंपकर रानी अवंतीबाई ने बलिदान दे दिया। कांग्रेस के 7वां अधिवेशन मध्य भारत में कहाँ हुआ? तो कांग्रेस का 7वां जो अधिवेशन था वह नागपुर में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 7वां अधिवेशन सन 1891 नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है पी आनंद चारलू थे। अध्यक्ष जो थे वो किसने थे? पी आनंद चारलू। और कौन सा अधिवेशन मध्य प्रदेश में हुआ था? तो वो था 7वां अधिवेशन सन 1891 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। सुबोध सिंधु नामक पत्र जो कि राष्ट्रीय भावना के प्रचार हेतु कहाँ से प्रकाशित होता है? तो वो होता है खंडवा से। सुबोध सिंधु नामक पत्र राष्ट्रीय भावना के प्रचार हेतु खंडवा से प्रकाशित होता है। राष्ट्रवाद के प्रचार हेतु माखनलाल चतुर्वेदी का पत्र किस नाम से प्रकाशित होता था? तो वो था कर्मवीर। राष्ट्रवाद के प्रचार हेतु माखनलाल चतुर्वेदी का पत्र कर्मवीर के नाम से प्रकाशित होता था और इसका प्रकाशन सन 1914 से शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्याय विभाग और शासन के पृथक्करण की मांग उठाई? तो लाहौर अधिवेशन से। लाहौर अधिवेशन में मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर ने कांग्रेस में न्याय विभाग और शासन की पृथक्करण की मांग उठाई थी। जबलपुर में क्रांतिकारी दल की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 1907 में। सन 1923 में कहाँ से झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ? तो जबलपुर से हुआ। सन 1923 से झंडा सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से हुई और इसके नेता राजेंद्र प्रसाद, देवदास गांधी और रामगोपाल आर्य थे। किस व्यक्ति ने सन 1904 में अंग्रेजी शिक्षा का पुरजोर विरोध किया? तो वो थे डॉक्टर हरि सिंह गौर। सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सन 1904 में अंग्रेजी शिक्षा का काफी विरोध किया था। कब किया था? तो 1904 में। दुर्गा शंकर मेहता को सिवनी में किस आंदोलन को जोरदार रूप से लागू करने के लिए जाना जाता है? नमक सत्याग्रह के लिए उन्हें जाना जाता है। दुर्गा शंकर मेहता को सिवनी में नमक सत्याग्रह को जोरदार रूप से लागू करने के लिए जाना जाता है। नमक सत्याग्रह 1930 में गांधी जी के द्वारा लाया गया था। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सुभाष चंद्र बोस, शरद चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र एवं H.B. कामत जैसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं? तो वो थे सिवनी जेल में। मध्य प्रदेश के सिवनी जेल में सुभाष चंद्र बोस, शरद बोस, आचार्य विनोबा भावे और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र एवं H.B. कामत जैसे स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। भोपाल प्रजामंडल की स्थापना सन 1938 में हुई। जबलपुर के झंडा सत्याग्रह के निदेशक मंडल में कौन शामिल नहीं था? तो विनोबा भावे। जबलपुर के 1923 में चलाए गए झंडा सत्याग्रह के मुख्य नेता देवदास गांधी, रामगोपाल आचार्य और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। गजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह वर्तमान में घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में फूला फला, जो कि किस जिले में आता है? तो वो बैतूल जिले में आता है।
मौलाना तरजी मशरिकी व शाकिर अली खां ने अंजुमन खुद्दाम वतन की स्थापना की, वो भोपाल में की। तो मौलाना तरजी मशरिकी व शाकिर अली खान ने अंजुमन खुद्दाम वतन की स्थापना भोपाल में की। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भावरा ग्राम में हुआ, जो मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, तो वो आता है अलीराजपुर, है ना। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम में हुआ था। मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वो था इंदौर में सन 1918 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ और गांधी जी की यात्रा से इंदौर में राष्ट्रीय विचारों का बड़ा बल मिला और कांग्रेस की शाखा की स्थापना इंदौर में 1920 में हुई। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 1942 में आंदोलन में पुलिस वालों की वर्दी उतारी गई थी, तो बैतूल में। 1942 की 12 अगस्त को बैतूल के पट्टन बाजार में आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस की वर्दी उतारकर उन्हें खादी के वस्त्र धारण करवा दिए और यह आंदोलन के मुख्य नेता जो थे वो महादेव तेली थे। भोपाल के विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया, तो वे थे बरकतुल्लाह। भोपाल विश्वविद्यालय का नाम बरकतुल्लाह स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया। मोहम्मद बरकतुल्लाह विदेशों में रहकर स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष किया। काबुल में स्थापित की गई भारत की अंतरिम सरकार ने सन 1915 में उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गिरधारी बाई किस शासिका की अंगरक्षिका थी, तो वो थी रानी अवंतीबाई। गिरधारी बाई मंडला जिले की एक छोटी सी रियासत रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी, जो 20 मार्च 1858 को अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गई। तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो, साहिबों को मार डालो, यह कथन स्वतंत्रता सेनानी ने कहा। वो कौन थे? सादत खां। मालवा के होलकर वंश के सैनिक सादत खां ने कहा था और उसने अपने 8 सैनिकों के साथ मिलकर 29 यूरोपियों की हत्या कर दी थी और सन 1874 में अंग्रेजों द्वारा हत्या के आरोप में फांसी भी उसे दे दी गई थी। ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय मध्य प्रदेश के किस स्थान में विद्रोह प्रारंभ हुआ, तो वो हुआ था नीमच से। मध्य प्रदेश की नीमच छावनी में पैदल तथा घुड़सवार सैनिकों ने 3 जून 1857 की रात्रि में विरोध कर दिया। मध्य प्रदेश में सेठ गोविंददास के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस जिले से हुई, तो वह थी जबलपुर। 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर से मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई और इसके मुख्य नेता थे द्वारका प्रसाद मिश्र। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह में आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया था, तो गंजन सिंह कोरकू ने किया था। बैतूल जिले के आदिवासियों ने नमक आंदोलन में गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में भाग लिया और 1930 में घोड़ा डोंगरी में जंगल सत्याग्रह किया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो वो थे दौलत सिंह। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में क्रांति की शुरुआत वर्ष 1857 में माह अक्टूबर में दौलत सिंह के नेतृत्व में एक विशाल जनसमूह ने नेमावर तहसील में विद्रोह का झंडा बुलंद किया। निम्न में से कौन सा स्वाधीनता सेनानी मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं थे, तो वे थे ठाकुर अजमल सिंह। शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ, तो अभी हमने पढ़ा कि उनका जन्म अलीराजपुर में हुआ था। तो चंद्रशेखर आजाद जिनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा नामक गांव में हुआ। सन 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में पुलिस मुठभेड़ में उनका चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। 18 अप्रैल सन 1859 को ब्रिटिश सेना के किस मेजर ने शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी, तो वो थे मेजर मीणे। 7 अप्रैल 1859 को मेजर मीणे ने नरवर के सामंत मान सिंह के सहयोग से जंगल से तात्या टोपे को गिरफ्तार किया और 18 अप्रैल 1859 को मेजर मीणे ने ही तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी थी। फरवरी 1947 के दौरान मध्य प्रदेश के किस स्थान पर चावल आंदोलन हुआ, तो वह हुआ रीवा से। 28 फरवरी 1947 को रीवा जिले के बदवार ग्राम में ब्रिटिश सरकार ने जबरिया लहवी उगाही के विरुद्ध जन आंदोलन हुआ, जो चावल आंदोलन के नाम से मशहूर हुआ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित चंद्रशेखर आजाद ने काकोरी षड्यंत्र के बाद ओरछा के समीप किस
नदी के किनारे छद्मवेश धारण कर रहने हेतु कुटिया बनाई थी, तो वो थे सतार नदी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित चंद्रशेखर आजाद ने काकोरी षड्यंत्र कांड के गोपनीय क्रांतिकारी घटनाओं के संचालन हेतु ओरछा के नजदीक सातारा नदी के तट पर टिमरपुरा गांव के समीप कुटिया यानी झोपड़ी बनाकर एवं छद्मवेश धारण कर पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से भागवत कथा कहते थे। किसके नाम से? हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से भागवत कथा वो कहते थे। महात्मा गांधी ने वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान से किया? तो वो किया उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ जबलपुर से किया। महात्मा गांधी ने वर्ष 1940 में मध्य प्रदेश में जबलपुर से व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ किया। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जबकि दूसरे व्यक्ति सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी जीवन के दौरान पुष्प की अभिलाषा नामक कविता किस जेल में लिखी थी? तो वो बिलासपुर जेल में। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कैदी जीवन व्यतीत करते हुए पुष्प की अभिलाषा नामक कविता की रचना बिलासपुर जेल में की थी। भीलों का रॉबिन हुड किस आदिवासी क्रांतिकारी को जाना जाता है? तो वो है टंट्या भील। सन 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा नियुक्त जमींदारों एवं महाजनों ने धन को हड़प कर गरीबों और आदिवासियों को बांट देने के कारण क्रांतिकारी आदिवासी नेता टंट्या भील को भीलों का रॉबिन हुड कहते हैं। भोपाल की वह बेगम जिसने 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश अधिकारियों की सहायता की थी, वे थी बेगम सिकंदर। भोपाल की बेगम सिकंदर ने 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश अधिकारी कर्नल ड्यूरेंड, कैप्टन कीथ, कर्नल टर्वन आदि की सहायता की थी। सन 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश में 3 जून 1857 को सर्वप्रथम नीमच में हुए विद्रोह को किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने दबाया था? तो वो थे कर्नल सोबर्स। सन 1857 की क्रांति की चिंगारी मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नीमच में भड़की थी और जिसे ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कर्नल सोबर्स ने दबाया था। शहीद चैन सिंह की स्मारक के रूप में छतरी कहाँ पर स्थित है? तो वो है सीहोर में। नरसिंहपुर के राजकुमार कुंवर चैन सिंह के स्मारक के रूप में छतरी सीहोर में स्थित है। रामगढ़ की किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया? तो रानी अवंतीबाई, जो कि 1857 की क्रांति के समय रामगढ़ की रानी थी, अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने युद्ध किया और अवंतीबाई को मध्य प्रदेश की झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। जबलपुर सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो वो हुआ 1923 को। उसमें यह राष्ट्रीय ध्वज की आन बान शान के लिए किया गया, जिसे झंडा सत्याग्रह नाम से जाना जाता है और कांग्रेस ने इसके संचालन की जिम्मेदारी जमनालाल वाजपेयी को सौंपी थी। गोविंददास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह किस शहर से शुरू हुआ? तो जबलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व गोविंददास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया। यह आंदोलन 8 अप्रैल 1930 में प्रारंभ हुआ। इंदौर स्थित गांधी हॉल का मूल नाम क्या है? तो वो है किंग एडवर्ड टाउन हॉल। प्रसिद्ध गांधी हॉल का नाम किंग एडवर्ड टाउन हॉल था। इसका निर्माण 1904 में वास्तुविद स्टीवेंसन द्वारा किया गया। सन 1857 के किस क्रांतिकारी ने ब्रिटिश मुख्यालय मंडलेश्वर की लूट की? तो वो थे भीमा नायक। निमाड़ के रॉबिन हुड भीमा नायक ने कई बार अंग्रेजों के खजाने को लूटा और संचार व्यवस्था भंग की। भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना की नींव किसने डाली? तो वो थे मास्टर लाल सिंह। मास्टर लाल सिंह ने भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव डाली। झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किसने किया? तो वो थे देवदास गांधी। झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व भगवान दीन एवं पूरनचंद ने किया, जबकि नेतृत्व जो है भगवान दीन और पूरनचंद ने किया था, जबकि निर्देशन देवदास गांधी ने किया था। पंजाब मेल हत्याकांड में कौन से क्रांतिकारी सहभागी थे? तो ये सभी थे, जो यशवंत सिंह, देवनारायण और दलपत राव। 1931 में दिल्ली से मुंबई जा रही पंजाब मेल हत्याकांड में यशवंत सिंह, देवनारायण, दलपत राव ने अंग्रेजी अफसर हैक्सन तथा मेजर शाहन की हत्या कर दी थी। पंजाब मेल क्रांतिकारियों को फांसी कब दी गई? तो 11 दिसंबर 1931 को इनको फांसी दी गई। पंजाब मेल क्रांतिकारी यशवंत सिंह व देवनारायण को 11 दिसंबर 1931 को जबलपुर में फांसी दी गई थी। उदय सिंह कहां से संबंधित हैं? तो मंडला से हैं। मंडला के एक सभा के दौरान 19 वर्षीय उदय सिंह को गोली मार दी गई थी। मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था? तो ड्यूरेंट था। 1857 के मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था? ड्यूरेंट। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ हुआ? तो वो हुआ महाकौशल में, है ना। अप्पाजी भोसले के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ। सन 1818 में सर्वप्रथम यह महाकौशल प्रांत से शुरू हुआ। तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई? तो उसने दी गई शिवपुरी में। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी गई। 1857 के विद्रोह में किसने आगरा में शरण ली?
ली तो वे थे सिंधिया। सिंधिया राजवंश ने आगरा में शरण ली थी। भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी था? तो हम सभी जानते हैं नागपुर। भारत की आज़ादी के समय मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर रही। तो हमारे जो आज के प्रश्न थे वो इस यूनिट के इतने ही थे जिसे हमने आपके सामने लेकर आया। ये यूनिट का जो उद्देश्य था उसमें हमें ये जानने को मिला कि हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की स्वाधीनता संग्राम योगदान को हमने आज सीखा। देखिए, मैं लास्ट में इससे पहले वाले में भी मैं आपको कह चुका हूं कि एमपीपीएससी दोस्तों, एमपीपीएससी का जो एग्जाम है इसका प्री जो है वो वन लाइनर ऑब्जेक्टिव पर ही बेस्ड है, इसलिए डीपली पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है जो आपके पास जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से प्रिपेयर होना है ताकि आप जो फर्स्ट प्रेस है इसके प्री का उसे आपको क्रॉस करना है। और ये क्रॉस होगा, ये हर हाल में सिर्फ एक ही तरीके से क्रॉस होगा जब आप किसी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर डिस्कशन करें और उस पे आए क्वेश्चनों के बारे में उनकी डिटेलों को याद रखें। फॉर सपोज जो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ाए आपने उसमें कितने सही जाने और कितने उनको नहीं जाने, इन पर आपका विचार होना जरूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा डीप या किसी किताब को पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस के बारे में अगर डिस्कशन या फिर पढ़ते नहीं हैं तो आपका जो तैयारी का तरीका है आई थिंक कि वो ठीक नहीं है। आपको बेसिकली इस पेपर के तरीके को समझना है, वही ही आपको क्या करेगा, इस जगह से बाहर निकालेगा और इस पे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यदि आप प्री में मेंस के लेवल को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक कि प्री भी गवा बैठेंगे और मैं नहीं चाहता कि आप इस चीज़ को गवाएं। इसलिए हम आपके साथ जो चीज़ लेकर आ रहे हैं उस पर बेसिकली बिल्कुल अच्छे तरीके से गौर करें। हमारे पास इसको क्रॉस करने के जो तरीके हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहले तो आप जो एक बुक लें और उस बुक को आप नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कह सकते हैं कि 8 से 10 बार, है ना, 8 to 10 टाइम्स उसे पढ़ें, है ना। जो भी बुक आपने प्रेफर करी है मध्य प्रदेश की जो एमपीपीएससी के पेपर के लिए, जो भी बुक आपने प्रेफर करी है, यदि आप वर्णमाल की बुक पर प्रेफर कर रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप निर्माण आईएएस की बुक प्रेफर कर रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। पुणेकर की बुक कर सकते हैं, ठीक है। और भी कई राइटर हैं जिनकी बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। तो फर्स्टली आप क्या है, 1 या 2 बुक, नंबर ऑफ 1 या 2 बुक्स को आप 8 to 10 टाइम्स पढ़ने की कोशिश करें। उसे जनरल रीड करें। आप उसे जनरल रीड करेंगे तो आपको उसके थोड़े से तथ्य समझ में आएंगे। फिर आती है सेकेंडरी बारी हमारे डिस्कशन की। हमें डिस्कशन उसको अच्छे से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन जब आएंगे तो क्वेश्चन आएंगे वो बुक के पैटर्न पर नहीं आएंगे, बुक के पैटर्न से थोड़ा सा क्रॉस होके आएंगे और हमें रटे रटाए हुए प्रश्नों को अलावा जो डिस्कशन क्वेश्चन से मिलेंगे जानकारियां, वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट होगी जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड होगा इस पेपर को निकालने का। सेकेंडरी नंबर पर अगर बात करें तो आप किसी भी मतलब टेस्ट सीरीज को लगाएं। टेस्ट सीरीज में जो फुल लेंथ टेस्ट है या फिर जो शॉर्ट टर्म टेस्ट हैं, उन टेस्टों को आप लगाने की कोशिश करें और आप देखें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। यदि आप 20 या 100 में से 75 मार्क्स का अगर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो इट मीन्स कि आपकी तैयारी ठीक जा रही है। आप इसी को ही प्रेफर करें और सही जगह डायरेक्शन में बढ़ते रहें। थर्ड नंबर पर आती है बारी कि आपका जो पैटर्न है पढ़ने का, उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं और उसे आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो रिवीजन ना होने के कारण आप जो पढ़ रहे हैं वो आगे पाठ और पीछे सपाट जैसी स्थिति पे आ जाएगा। तो आई थिंक कि जो मैं आपको समझा पा रहा हूँ और आप कितना समझ पा रहे हैं ये डिपेंड करेगा आप पर। और आपको अगर इस चीज़ में कहीं पे भी डिस्कशन करने की ज़रूरत लगती है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे ग्रुप्स हैं उन सभी के साथ आप में साझा कर सकते हैं। बट जो बेसिक चीज़ें हैं मुझे आपको बताने वाली वो मैंने आपको बताई, तो आप इन चीज़ों पर ज़्यादा जो स्ट्रेस दे रहे हैं, यदि आप डीपली की तरफ जा रहे हैं तो प्लीज़ डीप मत जाइए। आपको डिस्कशन फर्स्ट चीज़ पकड़नी है कि आपको डिस्कशन कैसा मिल रहा है उस क्वेश्चनों को जो पेपर्स में या फिर बुक्स में ऑब्जेक्टिव्स के तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, आप टेस्ट सीरीज लगाएं। तीसरी चीज़ जो मैंने
आपको बताई कि आप जो भी बुक पढ़ें उसे नंबर ऑफ टाइम से क्या है रिवाइज करें। पेपर जो है वो लास्ट ईयर तक आता था, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आता था, तो नया सिलेबस आने वाला है, नया सिलेबस आ गया है, नया पेपर आने वाला है। सभी लोग इसके बारे में अपनी अपनी राय दे रहे हैं, पर एग्जैक्टली जब आयोग अपने तरफ से पेपर देगा उससे ही सबको समझ में आएगा कि होने क्या वाला है। तो जो भी मेरे पास जानकारी थी मैंने आपके साथ साझा करी, और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो एज अ डिस्कशन है। हम नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज और डिस्कशन पर ही चलेंगे। हमारे जो पैटर्न है वो यही रहेंगे। इन्हीं पैटर्न के अकॉर्डिंग यदि आप पढ़ते हो तो आई थिंक कि आप 75 से ऊपर ही लेकर आएंगे, इतना मेरा वादा है कि आप इस चीज़ को कर पाएंगे। बट मोस्टली अगर आप बहुत ज़्यादा डीप जाके उस चीज़ के बारे में नॉलेज ढूंढेंगे तो आपका खुद आप एनालिसिस करेंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें कुछ भूल रहे हैं, कुछ याद रहे हैं। पर नंबर ऑफ डिस्कशन अगर आप करते हैं तो वो चीज़ क्या होगी, आपको वेरिएंट के रूप में कई बार आपके सामने आएंगी, और अब फिर उस समय जब आपको एग्जाम पूछा जाएगा तो वो आपसे बनेगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आयोग पूछता है जो आपसे, हमसे क्या, किसी से भी नहीं बनते, तो उनके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमसे नहीं बन रहा वो सबसे भी नहीं बन रहा, ये सोचते हुए आगे बढ़े, क्योंकि परेशान होने से सिर्फ आपके हाथ में असफलता लगेगी। इसलिए खुश रहें, मस्त रहें, चुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, बढ़िया रहें। ठीक है, तो नई वीडियो के साथ हम जल्दी ही आएंगे। आज का जो हमने पढ़ाया उसको आपको याद रखना है और उस चीज़ को कई बार सुनना है, समझना है, ताकि आपका काम बन सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।